रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र में श्याम सेल कारखाने में एक सिलो के रात करीब 1 बजे पलट जाने से तन्मय घोष, दिलीप गोप और शंकर भट्टाचार्य राख के नीचे दबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि शिवनाथ राम नामक एक व्यक्ति को बचा लिया गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य में जुट गए। कारखाने के श्रमिकों ने घटना के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस और दमकल युद्धकालीन तत्परता के साथ बचाव कार्य में जुट गया। इस संदर्भ में श्रमिक नेता निर्मल पाल ने कहा कि इस घटना में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देना होगा। इनका कहना था कि चूंकि बड़ी दुर्घटना है इसलिए शवों को मलबे से निकालने में देर हो रही है। वहीं एक श्रमिक कैलाशपति खां ने कहा कि इस घटना के लिए श्याम सेल कारखाना प्रबंधन जिम्मेदार है। इनका आरोप है कि श्याम सेल प्रबंधन ने सेलो टैंक के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से ये हादसा हुआ। घटना के बाद हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या है ये खौफनाक मंजर। जय हिंद दोस्तों। कहा जाता है कि घटना कहीं और किसी के साथ भी हो सकती है। जी हाँ, मैं हूँ जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आपको टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के श्याम सेल फैक्ट्री के पास और हमारे पीछे आप साफ तस्वीरों को देख पा रहे होंगे कि सूत्रगत हमारे से पता चला है कि यहाँ एक छाई का जो टैंक थी वो 4 आदमी के ऊपर गिर पड़ा। गिरने के बाद पता चला है कि एक आदमी बचा हुआ और 3 आदमी छाई के नीचे दबा हुआ। दबने के बाद यहाँ के जो पदाधिकारी उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मित्रों के घर के वालों को क्या मुआवजा दी जाएगी और क्या इंसाफ उनके साथ होगा। जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आशासुल टाइम्स न्यूज़ में जाहिद अनवर। घटना बोलते আপনার শ্যামসেল যে পাওয়ার আপনাদের শ্যামসেল যে স্পঞ্জ আয়রন ফ্যাক্টরি আপনার যে ছাইটা লোড হয় এখান থেকে ওর যে উপরে যে ট্যাঙ্কটা ছিল সেটা আপনার রাত্রেবেলায় ধসে পড়ে। সেটা আমি খবর পেয়েছি পুরো দুটো 13 মিনিটে 13 মিনিটে খবর পর ম্যানেজমেন্ট এখান থেকে জানায়। ম্যানেজমেন্টকে যখনই জানায় আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনকে আর ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিই। তারপর আমি নিজে 4:30টার সময় এখানে আসি ফিল্ডে। এসে যেটা খবর পাই যে 4 জন চাপা গিয়েছিল, তার মধ্যে একজন জেকে নগরের, সে ঠাকুরের আশীর্বাদে সুস্থ এখন বাড়িতে আছে। আর 3 জন যেটা চাপা পড়ে আছে এখন মানে সবারই লেবার বা যার ডিউটি অনুযায়ী সব কথা অনুযায়ী, তার মধ্যে একজন হচ্ছে আমাদের আপনার হরিশপুরে দিলীপ ঘোষ আর 2 জন আছে আপনার বাঁকুড়ার শিবশঙ্কর দা আর তন্ময় ঘোষ। এরা 3 জন এখন চলছে, কাটিং চলছে। আর আমরা চাইবো যে এই 3টি পরিবারের পাশে যাতে যে সমস্ত ক্ষতিপূরণ দাবি দেওয়া যে আছে ম্যানেজমেন্টের কাছে পক্ষ নিয়ে 3টে, এখন তো ধরুন যারা মারা গেছে তাদের দিকে ফেরানো অসম্ভব ব্যাপার। এই 3টি পরিবারের পাশে যাতে আমরা শ্রমিক এবং যারা সবাই আছে সকল মিলে ম্যানেজমেন্টের কাছে যেটা ক্ষতিপূরণ সেটা দাবি আদায় করে তার পরিবারে যেন আগামী দিনে যাতে পরিবারের কষ্ট না হয় সেই দিকটা আমরা লক্ষ্য রাখছি। হয়েছে এইটা দীর্ঘদিন ধরে আপনার সাইলোটা ডিস্টার্ব ছিল। আমরা ম্যানেজমেন্টকে বলে হয়রান হয়েছি যে কাজটা করুন, কোনোদিন দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। তো ম্যানেজমেন্ট বলছে দেখছি এই বলে পার করে দেব। তো কালকে আমি গিয়েছিলাম আমাদের ম্যানেজমেন্টের কাছে, যেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, তার কাছে গিয়েছিলাম। তার কাছে বললাম যে এই ব্যাপার স্যার, বলছি ঠিক আছে কালকে আমি ব্যবস্থা করছি। ও ব্যবস্থা করে কাল রাত্রে এই ঘটনা ঘটে গিয়েছে। 3 জন আছে। টোটাল 4 জন ছিল। तो একজন বেঁচে গেছে, 3 জন এখন ঢুকে আছে। ये जो घटना हुआ है मैनेजमेंट का लापरवाही से हुआ। लापरवाही से। हाँ। क्या दावी किया था इसके लेके उसको परिवार को চাকরি দিতে বলেছি আর মোটামুটি 20 লাখ টাকা দাবি রাখবো আমরা একটা পরিবারের। কি নাম? আমার নাম দয়াময় গোপ। আপনি এখানে কাজ করি। जगह की नाम? शामसेल। राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक और एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी ने 160 लोगों के सर पर छत और 10,000 रुपये का चेक सौंपा। उन्होंने हर एक को घर के कागजात सौंपे। श्रीपुर क्षेत्र में ईसीएल कोयला खदान में भूस्खलन हुआ था और क्षेत्र के लोग पिछले 10 सालों तक जमुड़िया श्रीपुर अस्पताल के क्षेत्र में रह रहे थे। ये लोग किसी तरह अपना गुजारा चला रहे थे।
कई लोग अपनी छत पाकर खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया। দেখুন, দীর্ঘ অপেক্ষা নয়, কারণ কিছুদিন আগেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 5 জনকে স্টেজের থেকে বাড়ির কাগজ অর্পণ করেছিলেন। আজকে আরও 160 জনকে দেওয়া হবে। ছাতিমডাঙ্গাতে যারা বসবাস করে, ছাতিমডাঙ্গা গ্রামটা যারা বসবাস করেন আজকে মোটামুটি তারা সবাই এখান থেকে পেয়ে গেলেন। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অন্যান্য সমস্ত জায়গাতে আমাদের কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে। যেটুকু অবস্টাকল সেটা হচ্ছে কিন্তু ইস্টার্ন কোলফিল্ড, কারণ যেখানে যেখানে জমি আমরা আইডেন্টিফাই করছি তার ম্যাক্সিমাম জায়গাতে ইসিএল বলছে এটা কোল বিয়ারিং ল্যান্ড, এটা দেওয়া যাবে না। তো সেই জন্য কিছু কিছু অবস্টাকল আছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এডিডিএ এবং আমরা এটাকে খুব তাড়াতাড়ি যাতে সমস্ত মানুষকে শিফট করা যায় সেই লক্ষ্য রেখেই এগোচ্ছে। প্রজেক্ট 500 টাকা দিয়ে ঠিকই লেগেছে। আমাদের অনেক প্রজেক্ট আমরা মানে হয়ে আছে, তার জন্য টাকা আমরা ইসিএলের কাছে কিছুতেই পাচ্ছি না। আমাদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি স্টেট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বারবার বলছেন তাদেরকে যে বাকি টাকাটা রিলিজ করার জন্য। কোন কারণে বাকি টাকা রিলিজ তারা করছেন না আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। যেটা 500 কোটি টাকা দিচ্ছে তার মধ্যে 250 কোটি টাকা আমাদের জমি কিনতে চলে গেছে, আর বিশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা তৈরি করেছি সেগুলোর জন্য চলে গেছে। এখন ইসিএল যদি পরবর্তীকালে টাকাগুলো না দেয় এই প্রজেক্টের ভবিষ্যৎ কী হবে আমরা জানি না ভাই। সে টাকাই দিতে চাইছে না, মানুষগুলোকে একে ধসের মুখে ঠেলে দিল, মানুষগুলোকে একটা নিরাপত্তাহীনতার জায়গায় ঠেলে দিল। তারপর যে সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ সেই টাকা পর্যন্ত ওরা এখন পর্যন্ত আমাদের দিচ্ছে না। এটাই একটা যে বড় বাধাটা আমরা এইখান থেকে একটা বাধা পাচ্ছি। তরফ থেকে যে আপনাদের ঘরটা দেওয়া হলো, কতটা আপনি সুবিধা পাবেন? খুব ভালো হলো, খুবই ভালো হলো। আমার যা কষ্টতে কাটাতাম, ধরো বাইরে খুব কষ্ট করতাম, এই বৃষ্টি। কত বছর কষ্ট ছিল? আর 10 বছর কষ্ট করেছি। 2011-তে ধস হয়েছে, এই তখন থেকে কষ্টই চলছে আমাদের। আপনারা কোন জায়গায় থাকতেন আর কিসের জন্য এই ধসটা হয়েছিল? ধসটা হয়েছিল কলিয়ার দিয়ে কয়লা কেটে নিয়েছিল, ওই ধসটা হয়ে গেছে। তো ইসিএল কর্তৃপক্ষ আপনাদের কোনো সহযোগিতা করে? কিছু সাহায্য দেয় না, কি দেবে? কলিয়ারের পাশে আমরা থাকতাম। আজ যে এই যে রাজ্য সরকার আপনাদেরকে এত মানে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, আপনি কতটা মানে কি বলতে চান রাজ্য সরকার? রাজ্য সরকারকে আমি খুবই মনে করি যে খুব ভালো হয়েছে। এই বাড়ির সাথে সাথে আপনাকে আর কি কি দেওয়া হয়েছে? বাড়ির সাথে আপনার একটা 10,000 চেক দিয়েছে আর তালা চাপিয়ে দিয়েছে। 500 দিনের আর কি দেওয়া হয়েছে? আর দিয়েছে 500 দিনের মজুরি দিয়েছে আমাদেরকে সরকার, যে তোমরা ওই ঘরে শিফট করো, তোমাদের 500 দিনের মজুরি দেওয়া হবে। কতটা খুশি তোমরা? পুরো পরিবার খুশি, প্লাস গ্রামের আমাদের যে চাঁদিনায় গ্রামের তারাও খুশি, খুব খুব হাসছে, খুব ভালো কথা বলছে। যা পেয়েছি আমরা খুব অপেক্ষা করি। কি নাম তোমার? আনন্দ পাবে। सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार के अब की करना चाहते हैं, जे करके अच्छे करके गरीब लोग के घर दे दल के। कितना बहुत दिन हो गया, 11-12 साल। तो राज्य सरकार जो आप लोग को घर दिया, आप उनका बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? और बहुत हम आशीर्वाद देवन, बहुत खुश करवन, खुश रहिए सर। आपका नाम? हमरा उलवसिया। 10 বছর পর আমার ঘর পাচ্ছি, এই আনন্দ আমাদের অনেক আনন্দ। 10 বছর পর আপনারা মুখ্যমন্ত্রী হাত দিয়ে এইখানে বহুত কষ্ট কাটায় ঘর পেয়েছি আমরা। আর দিয়ে স্যার সবাই ইচ্ছা আমাদের সব কিছু। রাজ্য সরকারকে আপনি কতটা ধন্যবাদ? ধন্যবাদ। আপনার নাম? দেবদাস। और 10,000 रुपये का चेक। और क्या मिला? 500 दिन का काम। कितना दिन बाद मिला आपको घर? 10 साल के बाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का बात। ये 10 साल आप लोग कैसे गुजार रहे थे? बहुत मुश्किल और बहुत परेशानी से। कहाँ पे रह रहे थे? वहीं हॉस्पिटल में रहते थे हम लोग, श्रीपुर छात्रानगर हॉस्पिटल में रहते थे। तो कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कत, बरसात में पानी गिरता था, छत गिर जाता था, बहुत ऐसा आदमी घायल हो गया वहाँ पर। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को।
आपका नाम? कुंदन वर्मा। ধস হয়েছে এই তখন থেকে কষ্টই চলছে আমাদের। আপনারা কোন জায়গায় থাকতেন আর কিসের জন্য এই ধসটা হয়েছিল? ধসটা হয়েছিল কলিয়ার যে কয়লা কেটে নিয়েছিল, ওই ধসটা হয়ে গেছে। তো ইসিএল কর্তৃপক্ষ আপনাদের কোনো সহযোগিতা করে? কিচ্ছু সাহায্য দেয়নি, কী দেবে? কলিয়ারের পাশে আমরা থাকতাম। আজ যে এই যে রাজ্য সরকার আপনাদেরকে এত মানে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, আপনি কতটা মানে কি বলতে চান রাজ্য সরকার? রাজ্য সরকারকে আমি খুবই মানত করি যে খুব ভালো হয়েছে। এই বাড়ির সাথে সাথে আপনাকে আর কি কি দেওয়া হয়েছে? বাড়ির সাথে আপনার একটা 10,000 চেক দিয়েছে আর তালা চাবি দিয়েছে। আর কি দেওয়া হয়েছে? আর দিয়েছে 500 দিনের মজুরি দিয়েছে আমাদেরকে সরকার, যে তোমরা ওই ঘরে শিফট করো, তোমাদের 500 দিনের মজুরি দেওয়া হবে। কতটা খুশি তোমরা? খুবই খুশি আমরা, পুরো পরিবার খুশি, প্লাস গ্রামের আমাদের যে চাঁদিনা গ্রামে তারাও খুশি, খুব খুব হাসছে, খুব ভালো কথা বলছে, যা পেয়েছি আমরা খুব অপেক্ষা করি। কি নাম তোমার? আমার নাম আনন্দ বাউরি। आज आसनसोल के बीसी राय रोड स्थित उर्दू अकादमी भवन में पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उर्दू अकादमी के पदाधिकारियों ने कहा कि उर्दू अकादमी के भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। सबसे पहले यहाँ लाइब्रेरी का कार्य किया जाएगा। आसनसोल कोलकाता इस्लामपुर से WBCS का इम्तिहान लिया जाएगा। जनवरी से पुस्तकालय में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध होगी। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी पूरे राज्य में उर्दू भाषियों के लिए काम कर रही है। उर्दू अकादमी के आसनसोल शाखा में 2015 से WBCS का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 12 दिसंबर से WBCS का प्रशिक्षण दिया जाना था। इसके लिए फॉर्म भी बांटे जाने थे, लेकिन कोलकाता में निकाय चुनाव के कारण फिलहाल इस परियोजना को स्थगित रखना पड़ रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि यहाँ WBCS का इम्तिहान लिया जाएगा, साथ ही यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यहाँ बनने वाली लाइब्रेरी से छात्र छात्राएं पढ़ाई की सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। इस मौके पर नुज़त ज़ैनब, अवार्ड कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर दबीर अहमद, तलत शहमीद, SMS हैदर, इंजीनियर खुर्शीद गनी, नसीम अजीज़ी, शौकत अली सहित उर्दू अकादमी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। तो हम लोग यहाँ काम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लाइब्रेरी कायम करेंगे, उसके लिए वो किताबों के खेप आ चुका है, और बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ भेजते रहेंगे। उसके बाद फिर दूसरे शोबे का जो काम है वो हम लोग शुरू करेंगे। चूँकि कलकत्ते में इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, तो हम लोग वहाँ सब सरगर्म हो जाएंगे। इसलिए जनवरी के महीने से हम उम्मीद करते हैं कि पूरे तौर पर हम एकेडमी का काम यहाँ कर सकेंगे। बहुत सा और डेवलपमेंट है, जैसे WBCS के एग्ज़ाम वगैरह, इसका हम सेक्रेटरी साहब तफसील बताएंगे। यहाँ से ही WBCS का जो उर्दू एकेडमी का होगा, एट ए टाइम कलकत्ता, आसनसोल, इस्लामपुर से हम लोग एक साथ एग्ज़ाम लेंगे। मज़ीद मालूमात इस सिलसिले में हमारी सेक्रेटरी साहबा हैं, नुज़रत साहबा हैं, वो आपको बताएंगे। दबीर साहब हैं, ये बताएंगे। उर्दू एकेडमी करवा रही है। इस साल से हम लोग, चूँकि आसनसोल में हमारी बिल्डिंग अपनी कायम हो चुकी है, तो यहाँ पर भी इस साल हम लोग करवाएंगे। एक हम लोग एक्चुअली पूरी तैयारी से आए थे कि अनाउंस करेंगे और एप्लीकेशंस लेना शुरू करेंगे। एग्ज़ाम जो है हमारा, जो रिक्रूट ये सिलेक्शन करते हैं, वो 12 दिसंबर को होना है। बट चूँकि कलकत्ता में कोई इलेक्शंस अनाउंस हो गया, तो MCC की एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम लोग पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले लें, एंड देन फिर हम लोग उसका बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना है हमको। अदरवाइज़ हम लोग कल से ही यहाँ फॉर्म्स देना शुरू करते। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी जनवरी से रीडिंग रूम भी स्टार्ट करने का प्लान है। किताबें आ जाएंगी, और चूँकि रीडिंग रूम करना है तो उसका अलग फर्नीचर आने की ज़रूरत होगी। तो ये सब भी, चूँकि ऑस्टेरिटी है और बहुत सारी बातें हैं, तो ये सब परमिशन हम लोग को जैसे जैसे मिलता जाएगा, हम लोग यहाँ पे अपना काम पूरा करते जाएंगे। उर्दू एकेडमी के बारे में अक्सर व बेशतर ये कहा गया है कि मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी, जैसा कि नाम से जाहिर है कि पूरे मगरब बंगाल के लिए एकेडमी है, और मगरब बंगाल के तमाम उर्दू तबका के लिए ये एकेडमी काम कर रही है। ज़मीनी सतह पर काम करना चाहती है।
यही वजह है कि आज हम लोगों के आने का मकसद यही है कि आसनसोल में जो हमारा ब्रांच है, जो हमारी शाख कायम हुई है, इसके तहत हम यहाँ सबसे पहले, जैसा कि सेक्रेटरी साहबा ने बताया, कि लाइब्रेरी का इफ्तिताह करना चाहते हैं। कि अगर हमारे पास लाइब्रेरी नहीं होगी, हमारे पास किताबें नहीं होंगी, तो बच्चे इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि सबसे पहले बच्चे यहाँ आएँ, यहाँ जो किताबें मुहैया की जा रही हैं धीरे धीरे, उन किताबों से हमारे बच्चे इस्तेफ़ादा करें। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए किताबें होंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह पर किताबें मुहैया कर दी जाएंगी, ताकि ये आसनसोल इसके गिरदनवाह के जो बच्चे हैं, यहाँ आसनसोल है, रानीगंज है, रहमत नगर है, वगैरह वगैरह, कुल्टी वगैरह है, तमाम के बच्चे यहाँ करके इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ये फ़ैसला कर लिया गया था कि हम लोग जो है 12 दिसंबर को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ उसकी शुरुआत करेंगे, फॉर्म्स दिए जाएंगे, और उसी दिन टेस्ट बैक वक्त कलकत्ते में, आसनसोल में और इस्लामपुर में होना तय पाया था। लेकिन चूँकि ये सरकारी अदारा है और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन कलकत्ते में, लिहाजा जब तक कि हम परमिशन नहीं लेते हैं, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया बिल्कुल सही, कि जब तक कि परमिशन नहीं लेते हैं हम ये काम नहीं कर सकते हैं, वरना फिर हमारे ऊपर जो है कोड ऑफ कंडक्ट का मामला ये हो जाएगा। बहरहाल ये है कि हम लोगों ने तय कर लिया है, अकेडमी ने फ़ैसला कर लिया है कि आसनसोल, इस्लामपुर, कलकत्ते में बैकवर्ड इम्तहानात होंगे। और ज़ाहिर है बैकवर्ड इम्तहान लेने का मामला ये है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी हमारी, कि तमाम बच्चे जो हैं या तमाम बच्चियां जो हैं इस्तेफ़ादा करें, उनकी जहन साजी करें, उनके जहन को हम लोग वो इल्म की ग़ज़ा फ़राहम करें, ताकि बच्चे हमारे जो है कामयाब व कामरान हो सकें। यही वजह है कि मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी आसनसोल जैसे इलाके में एकेडमी कायम करके और यहाँ लाइब्रेरी कायम करके फिर धीरे धीरे लहजा जो है हम और भी काम करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ के तमाम लोगों का ताउन भी हमें हासिल होता रहेगा। इसलिए कि एकेडमी हमारी नहीं है, हम सबों की एकेडमी है, सिर्फ कलकत्ते वालों की नहीं है। बार बार हम लोगों ने यही कहा है कि तमाम लोगों की एकेडमी है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम करें, उर्दू की खिदमत करें। कुल्टी कॉलेज के गवर्निंग बॉडी की एक बैठक हुई। आसनसोल के सर्किट हाउस में हुई बैठक में मंत्री एवं कुल्टी कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन मलय घटक तथा कुल्टी कॉलेज के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पता चला है कि आज की बैठक में कुल्टी कॉलेज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही कॉलेज के विकास और आधारभूत संरचना पर भी चर्चा की गई। गवर्निंग बॉडीते कॉलेज संक्रांत विभिन्न इस्यू डिसाइड करा है, যেমন দু একজন রিটায়ারমেন্ট করে যাচ্ছেন, আরও অন্যান্য প্রবলেম ছিল, সেগুলো আজকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম